तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना चुनावों को लेकर के है। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार, एक्सिस का एनडीए के लिए 400 पार का अनुमान पर भाजपा 370 के लक्ष्य से पीछे। ऐसे बहुत सारे सर्वे कल जारी हुए जिन्हें आप लोगों ने देखा भी होगा और ज्यादातर सर्वे में जो एनडीए गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हुए बताया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर जो विपक्ष है उसने इस सर्वे को ही इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि जो है विपक्ष की सरकार बनेगी वो एक अलग बात है। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर एनडीए का इस तरीके का बहुमत आता है तो उसके पीछे कारण क्या है। जहां तक मुझे लगता है कि विपक्ष का जो गठबंधन बना था वो काफी देर में बना था और दूसरी बात कि विपक्ष के जो भी मुद्दे थे, चाहे वो पेपर लीक को लेकर के हो, रोजगार के मुद्दे हों, ये बहुत अच्छे मुद्दे थे जो विपक्ष ने उठाए चुनाव के समय। लेकिन जो पिछला 5 साल था उस बीच में विपक्ष उस तरीके से भाजपा को घेर नहीं पाया, एनडीए को घेर नहीं पाया। जब पेपर लीक हो रहे थे, जब भर्तियां नहीं आ रही थी, तो जैसे आपने देखा होगा प्रयागराज में जो पुलिस पेपर लीक कांस्टेबल का या आरओ को जो पेपर लीक के लिए आंदोलन हुए, तो उस विपक्ष केवल ट्वीट करके रह गया और बहुत ज्यादा भाजपा को घेर नहीं पाया या एनडीए को घेर नहीं पाया। ऐसा केवल पेपर लीक का ही मुद्दा नहीं था, अन्य और भी मुद्दे थे। जैसे आप लोग ही सोचें, कोई विद्यार्थी जो 5 साल लगातार तैयारी करेगा या 2 साल लगातार तैयारी करेगा या 1 साल लगातार तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, या केवल एग्जाम के समय जो केवल तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। तो जो नैरेटिव इन्होंने बनाया वो केवल एग्जाम के समय यानी केवल चुनाव के समय बना पाए और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से ये जो सर्वे हैं वो एनडीए को आगे बता रहे हैं। और लगता भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सर्वे गलत हो सकते हैं और नतीजे भी कुछ इसी प्रकार से हो सकते हैं। चलिए अगली सूचना देखते हैं। और आरओ पेपर लीक में 3 का बना रिमांड, नैनी जेल भेजे गए। देखा जाएगा 4 तारीख को क्या होता है। और एसटीएफ ने तलब करा करके की कार्रवाई, कौशाम्बी जेल में थे निरुद्ध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 3 सदस्य शनिवार को नैनी जेल भेज दिए गए। तीनों अब तक कौशाम्बी जेल में निरुद्ध थे। सिविल लाइंस थाने में आयोग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना कर रही एसटीएफ ने बी वारंट पर तलब करवा करके उन्हें कोर्ट में पेश किया और रिमांड बनवाया। इसके बाद उन्हें नैनी जेल में दाखिल करा दिया गया। इनमें बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह, स्कूल का मैनेजर सौरभ शुक्ला व अन्य पुनीत सिंह शामिल हैं और तीनों कौशाम्बी जेल में अपने साथ अन्य साथियों संग निरुद्ध थे। पुनीत को कौशाम्बी जबकि अरुण व सौरभ को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। एसटीएफ के विवेचक ने इस प्रकरण में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सभी 11 आरोपियों के खिलाफ बी वारंट बनवा करके संबंधित जेलों में तामील कराया था। तो इस मामले में अलग अलग जगह एफआईआर हुई थी लोगों की और लिखा कि इस मामले में अभी 2 लोग और फरार हैं। लिखा कि आरोपियों से पूछताछ में ही सुभाष प्रकाश निवासी मधुबनी बिहार और अजय शर्मा निवासी लखनऊ का भी नाम सामने आया है जो भी फरार चल रहे हैं। एसएससी जेई की सूचना है। यूपी बिहार में 1,27,171 परीक्षार्थी देंगे जेई भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 5, 6 और 7 जून को प्रस्तावित जूनियर इंजीनियर भर्ती ऑनलाइन परीक्षा यूपी बिहार के 56 केंद्रों पर होगी। इसमें 1,27,171 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए शुक्रवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं और एसएससी प्रयागराज केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पत्र डाउनलोड विकल्प केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के भीतर अपना परीक्षा केंद्र चुना है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है चुनाव के बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लोकसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जीडीसी की वैकेंसी, जो सरकारी महाविद्यालय होते हैं उनकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है और जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं, डिग्री कॉलेज, उनकी भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। तो जो सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, उनके लिए जो जीडीसी की वैकेंसी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भी कई माह पहले मिल चुका है। यूपीपीएससी को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है और
आयोग ने जब जनवरी 2024 में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, तभी यह स्पष्ट किया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली को शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होती थी इस तरीके की, और स्क्रीनिंग के नंबर नहीं जुड़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि स्क्रीनिंग के नंबर भी जुड़ेंगे। लिखा है कि आयोग ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। पहले अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था और स्क्रीनिंग परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी। इस व्यवस्था को बदलते हुए आयोग ने तय किया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% एवं इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और अब बात करें अगर विज्ञापन की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव के बाद में, यानी कि जब ये आप मतगणना हो जाएगी उसके बाद जो पहला विज्ञापन निकालने की चर्चाएं हैं वो पीसीएसजे का है। उसके बाद में फिर जीडीसी और अन्य भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, और जिन जो विज्ञापन जारी होने हैं उनमें से एक की वैकेंसी भी है, जीडीसी की वैकेंसी भी है, पीसीएसजे की वैकेंसी भी है और एलटी की वैकेंसी भी है। एलटी के बारे में स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है और ये कैलेंडर में जानकारी देंगे, किस तरीके से जानकारी देंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि जो लोक सेवा आयोग है वो एलटी का विज्ञापन देने का विचार कर रहा है, लेकिन भर्ती आने में थोड़ा सा भी देरी लग सकती है एलटी की। अगली जो सूचना है वो T20 वर्ल्ड कप का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है 2 जून से। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो विवरण है ये इसमें दिया हुआ है। ये देखिए 2 जून से लेकर के 18 जून। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। 2 नए पाठ्यक्रमों के लिए मिले केवल 6 दिन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में परास्नातक प्रवेश परीक्षा PGAT के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 2 पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिनमें प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करने के लिए केवल 6 दिन का वक्त मिला है, क्योंकि इसके लिए बाद में अनुमति दी गई थी। लेकिन अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने की अब मांग कर रहे हैं। PGAT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जिनको करना है यूनिवर्सिटी से और संगठन विद्यालयों से, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जून है फिलहाल, लेकिन छात्र इसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और चूंकि 2 कोर्स इसमें नए आ गए हैं, एक जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि कॉमर्स स्ट्रीम में बीएड और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान में परास्नातक की पढ़ाई। ये 2 कोर्स नए ऐड कर दिए गए, इसलिए विद्यार्थियों की मांग है कि इसकी जो अंतिम डेट है वो बढ़ाई जाए। CUET इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंजीकरण अगले सप्ताह से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के जरिए प्रवेश होगा। CUET में शामिल अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जल्द ही पंजीकरण शुरू करेगा। इसकी तैयारी प्रवेश प्रकोष्ठ ने कर ली है। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह से ही रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी है। जिन छात्रों ने CUET का जब फॉर्म भरा था उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अगर ऑप्शन नहीं भी भरा था तो वे विद्यार्थी भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी भी मिल जाएगा। लिखा है कि CUET के आवेदन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प न भरने वाले विद्यार्थी भी पंजीकरण करा सकते हैं, उन्हें भी CUET के स्कोर कार्ड पर प्रवेश दे दिया जाएगा। अगली सूचना है हाईकोर्ट के एक आदेश की, और इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरियों में अतिरिक्त अंक देना असंवैधानिक। हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया था, काफी अच्छा कानून था और इसकी प्रशंसा भी हो रही थी। कानून ये था कि जिस घर में किसी की सरकारी नौकरी अभी तक नहीं लगी है, जिस परिवार में, उस परिवार के एक बेटे को जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके कट ऑफ में 5 अंक या 10 अंक जो भी है उसको वेटेज दिया जाएगा, जिससे सभी लोगों को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकेगा। बहुत अच्छी चीज थी ये और ऐसा होना भी चाहिए था। और इसके ऊपर रोक लगाई है ये वहां की हाईकोर्ट ने। लिखा है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा सरकार को झटका देते हुए सामाजिक व आर्थिक आधार पर गरीब युवाओं को सरकारी नौकरियों में 5 से 10 अंकों का लाभ देने के फैसले तथा अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का विशेष प्राविधान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है। हरियाणा सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि गरीबों, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई अंतिम विकल्प तक लड़ते रहेंगे। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट के फैसले का असर उन गरीब परिवारों पर पड़ेगा जिनके घर में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं है। उन्हें भर्तियों में अतिरिक्त अंक देकर के सरकार सक्षम बनाना चाहती है। हरियाणा सरकार ने कुछ साल पहले आर्थिक, सामाजिक
मानदंड पेश किए थे, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देना था, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। और ऐसा कई जगह ये नियम लागू किया था उन्होंने, कई वर्ग में। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका जो असर है वो बहुत ही व्यापक पैमाने पर होता, सभी लोगों को होता। खैर, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो नियम है इनका, ये सही है या नहीं सही है। और फिलहाल मैं तो कहूँगा कि ये नियम सही था, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ घर, कुछ परिवार बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वंचित होते हैं, उनको इसका लाभ मिल जाता था। और अंतिम सूचना है सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल। हाई कोर्ट ने राज्य से पूछा है कि वह हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की संख्या किस आधार पर तय करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन सरकार को आकलन करना होगा कि वह किस प्रकार से सरकारी अधिवक्ताओं की आवश्यकता पता करके उसके अनुरूप उनकी नियुक्ति करती है, किस तरीके से उनकी नियुक्तियां होती हैं सभी को पता है, कितना ये लोग काम करते हैं वो भी सभी को पता है। इसीलिए इस पर सवालिया जो निशान है वो हाईकोर्ट ने लगाया है। यूपी बिहार में 1,27,171 परीक्षार्थी देंगे जेईई की परीक्षा। एक और समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी दी गई। कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे 4016 पदों पर ये जो वैकेंसी आई है जेईई की, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है पेड पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय से संविदा आधार पर शिक्षकों, काउंसलर इत्यादि की वैकेंसी आई है, उसके बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस दी गई है। इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था एक हफ्ते पहले। पीजीटी, टीजीटी और अन्य पदों पर ये भर्ती है, तो आप लोग जाकर के वेबसाइट में देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर वैसे ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।